हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। मैं आपका अजय गोस्वामी आज लेकर आया हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आज हम देखेंगे जो फार्माकोलॉजी है उसकी दो मेजर ब्रांचेज है। पहली अपनी फार्माकोकाइनेटिक और दूसरी अपनी फार्माकोडायनेमिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक कि जो फार्माकोकाइनेटिक है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो फार्माकोकाइनेटिक इज अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव थ्रू द बॉडी। कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रोसेस है यानी कि क्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है, जो ड्रग है वो मूव करती है थ्रू द बॉडी। यानी अपनी जो भी ह्यूमन की बॉडी है उस पूरी बॉडी के अंदर वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी और इट इवेंचुअली एलिमिनेट, और इसके बाद वो लास्ट में क्या हो जाएगी, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रग की क्या है, पूरी बॉडी के अंदर होने वाली मूवमेंट है। ठीक है, इसके लिए हम एक मेजर कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। कि यानी कि जो बॉडी है उसने ड्रग के साथ क्या किया, वो पूरी मैकेनिज्म जो आएगी वो किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत मेजर प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक है, कि जैसे पेशेंट ने ड्रग थी उसको इंजेक्ट किया तो उसके बाद में जो मैकेनिज्म होने वाली है उस सारी पूरी प्रोसेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो पार्ट अपना वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन क्या है, मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर भी 3 पार्ट है। पहला अपना बाइंडिंग, जो प्लाज्मा के साथ जो ड्रग बाइंड होगी। इसके बाद में स्टोरेज, फिर अपना बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और जो लास्ट पार्ट है अपना वो क्या है, एक्सक्रीशन है। यानी बॉडी को हमने जो ड्रग्स है उसने पेशेंट ने बॉडी में लिया तो उसके बाद जो अपना जो ब्लड है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो प्रोसेस कहलाएगी एब्जॉर्प्शन। फिर उस ब्लड के साथ वो मिलके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगी, वो प्रोसेस कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में उसका मॉडिफिकेशन होगा, अपने जो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगी, वो जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिज्म। जो एडवांस ड्रग है या जो बची हुई जो ड्रग है या फिर जो किसी भी काम के हमारे काम में नहीं आई है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स है उस ड्रग के, वो अगर बॉडी से एलिमिनेट होते हैं वो प्रोसेस कहलाएगी एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेस को हम बहुत ही ज़्यादा डीप में देखने वाले हैं। अब इन प्रोसेसों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो कैसे मैकेनिज्म करती है, कैसे ड्रग को वो अंदर लाती है, कैसे ड्रग को बाहर निकालती है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रखा है। उसका जो लिंक है मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो उसको एक बार आप देख लेना, उसमें पूरी ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पहली प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी कि जो ड्रग है जो हमने इंजेक्ट की है बॉडी में, तो जिस साइट से हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट किया है उससे लेकर जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, यानी कि कहाँ पे, ब्लड में वो मूवमेंट करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ओरली टेबलेट ली है, तो अपनी जो इंटेस्टाइन वहाँ जाके उसका ब्रेक डाउन होगा और वहीं जाके वो क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन साइट क्या हो गई, अपनी ओरल रूट से हो गई। तो जो इंटेस्टाइन से फिर वो ब्लड में जाएगी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। मान लो हमने आईएम लिया है, तो जो इंट्रामस्कुलर जो ड्रग ली है हमने, तो मसल से कहाँ जाएगी, वो ब्लड में जाएगी, तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड में जाना क्या कहलाता है, अपना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी। तो अलग अलग टाइप की ड्रग है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, यानी वे कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, जिसके पार्टिकल साइज की बात हो रही है यहाँ पे ड्रग के, कि जो ड्रग हम ले रहे हैं उसके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करेगा उसका एब्जॉर्प्शन। मान लो अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी, जबकि जो लेजर अमाउंट पार्टिकल्स है उनकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो अगर लार्जर पार्टिकल्स है उनका आकार बड़ा रहेगा, उनकी साइज बड़ी रहेगी, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो पोर्स है उनको वो क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। जबकि जो छोटी साइज के यानी कि जो लेजर पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, पैसिव प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया पार्टिकल साइज, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सेकंड आता है अपना सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता।
तो दो प्रकार की सोल्युबिलिटी हो सकती है, एक तो वाटर सोल्यूबल और सेकंड होता है लिपिड सोल्यूबल। जो ड्रग हम ले रहे हैं वो वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है, उस पर डिपेंड करेगा उसका एब्जॉर्प्शन। अगर हमने लिपिड सोल्यूबल ड्रग ली है तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन का काम होगा वो सेल्स करेंगी, और जो सेल्स की जो आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, जिसे हम लिपिड बायलेयर के नाम से भी जानते हैं। तो लिपिड की बनी होने के कारण वो उसमें आसानी से क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी और उसको आसानी से क्रॉस कर लेगी। जबकि वाटर सॉल्युबल होने के कारण अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वो आसानी से उसको पार नहीं कर पाएगी। ये मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी में क्या होगा कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगी, और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तीसरा जो अपना फैक्टर है वो क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हम ड्रग है उसको कौन से रूट के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। मान लो हमने जो ड्रग है वो कौन से रूट से दिया, आईवी रूट से, यानी इंट्रावीनसली दिया, तो सीधे हमने किस में दे दी, उसको ब्लड के अंदर डाल दी, तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने की उसको जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अगर हम उसको ओरली रूट से देंगे तो वो पहले जाएगी अपने इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके उसका ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद ही वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर हम आईएम देंगे तो वो आईवी से तो क्या होगी, कम एब्जॉर्ब होगी, लेकिन ओरल से क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से रूट पे डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो नेक्स्ट अपना जो है फैक्टर वो क्या है, मीडियम। मीडियम दो प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम। अगर एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और अगर एल्कलिक ड्रग है तो वो एल्कलाइन जो ड्रग है वो एल्कलाइन मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, मान लो एसिडिक ड्रग है तो वो आसानी से स्टमक के अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हमने एल्कलाइन ड्रग को लिया है तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में होगी, क्योंकि वहीं पे उसको क्या मिलेगा, एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि अगर एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और एल्कलाइन ड्रग है तो एल्कलाइन मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज किस जगह की, जिस जगह पे हमारी ड्रग है, मान लो हमने ओरली रूट से ड्रग लिया है, अब अगर इंटेस्टाइन में यानी जहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है, एब्जॉर्प्शन साइट, अगर उस जगह पर अगर कोई किसी प्रकार की डिजीज है तो उसकी जो फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चरली वो क्या हो जाती है, वहाँ से माल फंक्शनिंग होगी, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है वो सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मान लो हमने ओरली रूट से ड्रग लिया और अगर इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की डिजीज है तो वो जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिजीज भी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अपना नेचर ऑफ ड्रग, कि ड्रग का नेचर कैसा है। अगर ड्रग सॉलिड है, ड्रग कैसी है, सॉलिड, और दूसरा इसका नेचर हो सकता है लिक्विड। जो सॉलिड ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी, जबकि लिक्विड की क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सॉलिड ड्रग है उसको पहले डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होगी। जबकि अगर लिक्विड फॉर्म में पहले ऑलरेडी है तो वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो यहाँ पे अगर नेचर ऑफ ड्रग की बात करें तो जो सॉलिड ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम होगी, और जो लिक्विड ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड, कि फूड की प्रेजेंस में तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको हमें बिफोर मील लेना पड़ता है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनको हमें आफ्टर मील लेना पड़ता है। जैसे कि बात करें हम रिफाम्पिसिन और एम्पिसिलिन, ये जो ड्रग है इसको अगर हम खाली पेट ले लेंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो अगर हमें बिफोर मील वाली ड्रग को अगर हम आफ्टर मील लेंगे तो वो काम सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं फूड वाला जो फैक्टर है वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट में बात करते हैं कंसंट्रेशन की। हमने पढ़ा था कि जो पैसिव प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से काम मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर किसी ड्रग की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और अगर किसी की कंसंट्रेशन लो है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट में बात करते हैं एब्जॉर्प्शन सरफेस। एब्जॉर्प्शन सरफेस का मतलब क्या है, जिस जगह से ड्रग को एब्जॉर्ब करना है वो जो जगह है, वो जो स्पेस है, जो सरफेस है वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन सरफेस कहलाती है। अगर एब्जॉर्प्शन सरफेस ज़्यादा है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन सरफेस कम है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये क्या है, कोई एब्जॉर्प्शन साइट है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, और एक ये है साइड जिससे क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो इस पूरी जगह से क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब करेगी। तो ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा
क्या है, ये ड्रग इसके कांटेक्ट में आएगी और ज़्यादा ही उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जबकि इसमें जो ड्रग है वो कम सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, इस वजह से यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो ये थी अपनी एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ड्रग इज डिलीवर्ड टू द टारगेट लार्जेस्ट सेल और टिश्यू। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ड्रग है वो लार्जेस्ट या फिर टारगेटेड जो सेल और जो टिश्यूज है वहाँ पर क्या की जाती है, डिलीवर की जाती है। एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो ड्रग थी वो अपनी किस में आ गई थी, ब्लड में आ गई थी। अब ब्लड के थ्रू वो जो लार्जेस्ट सेल, टिश्यू या ऑर्गन या फिर जहाँ पे इसको अपने इफेक्ट दिखाने वहाँ तक अगर ये डिलीवर हो रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, वहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगी उसको भी कुछ ना कुछ फैक्टर है जो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन की वो कौन कौन से फैक्टर है जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वही पहला अपना जो फैक्टर है वो क्या है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी वही वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, जबकि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसी रूट से अगर ड्रग हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो रही है, मान लो आईवी रूट से अगर ड्रग आ रही है तो वह इंट्रावीनस सीधे ही किस में आ रही है, अपने ब्लड में आ रही है, तो ब्लड में वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर आईएम ड्रग हमने ली है तो पहले वो मसल्स में जाएगी, फिर मसल से क्या जाएगी, अपने ब्लड में जाएगी, तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो रूट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आईवी में ज़्यादा होगा और आईएम में क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या करता है, अपने अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं कि जो ड्रग थी वो सीधे कहाँ गई, अपने ब्लड में आ गई। अब हम जानते हैं कि ब्लड का 45% जो पोर्शन है वो क्या होता है, अपना प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड पोर्शन है। इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। तो उस प्रोटीन के साथ जो क्या है, ड्रग है वो बाइंड होगी। तो ये प्रोटीन होगी, उसके साथ ड्रग क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ड्रग प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ अगर ज़्यादा बाइंड हो रही है तो वो ज़्यादा क्या नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो किस में रह जाएगी, प्लाज्मा में ही रह जाएगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बाइंडिंग हाई है ड्रग के साथ तो वो प्लाज्मा में रहेगी, ब्लड में ही वो घुली रहेगी। इसकी वजह से वो जो सेल्स और जो टिश्यू है वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो अगर हाई बाइंडेड है ड्रग तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और अगर लो बाइंडेड अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ है तो वो ज़्यादा क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर हाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड फ्लो। हमारी जो ड्रग है वो किसके अंदर सर्कुलेट कर रही है, ब्लड के अंदर। तो ऐसे ऑर्गन जिसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ तो जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका कम होगा। तो जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या करता है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर्स की। बैरियर्स हमारी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड और ब्रेन की सेल्स के बीच में होता है। प्लेसेंटल बैरियर, जो अपने माँ की जो प्लेसेंटा और जो अपना फीटस होता है उसके बीच में होता है। तो ये जो बैरियर है ये भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बैरियर है इनमें क्या पाए जाते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, इन टाइट जंक्शन की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है ड्रग के वो क्या नहीं हो पाएंगे, एक सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके टाइट जंक्शन होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन के जो पोर्स है वो बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उनका जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो इन बैरियर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो जो बैरियर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू स्टोरेज। जो ड्रग है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसके अंदर चली जाती है, टिश्यू के अंदर चली जाती है, और वहाँ जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो अगर जो ड्रग है टिश्यू के अंदर अगर जाके स्टोर हो जाएगी तो वो और दूसरी जगह पे क्या नहीं हो पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो कुछ टिश्यूज हैं जिनके अंदर कुछ ड्रग्स है जो जाके क्या हो जाती है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है। जैसे कि स्केलेटन जो मसल्स है और जो हार्ट है वहाँ पे कौन सी ड्रग जाके स्टोरेज हो जाएगी, अपनी डिजॉक्सिन ड्रग वहाँ जाके क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, वहीं जाके स्टोर हो जाती है। जैसे लीवर और जो किडनी है वहाँ पे क्लोरोक्विन नाम की जो ड्रग है जो मलेरिया में काम आती है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी, स्टोरेज
हो जाती है। थायराइड के अंदर कौन सा आयोडीन स्टोरेज होता है, और जो ब्रेन है उसके अंदर CPZ नाम की जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म जिसको हम बायो ट्रांसफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। जो मेटाबॉलिज्म है एक प्रकार की क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या है कि जो ड्रग है उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर क्या होंगे, अल्ट्रेशन होगा। ये अल्ट्रेशन की वजह से ही हमें ड्रग्स के बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है इसके थ्रू कौन कौन से अपने को कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे, ए ड्रग में आइदर मे बी इनएक्टिवेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ मोर एक्टिव कंपाउंड। अब ये जो अल्ट्रेशन होगा, इस अल्ट्रेशन की वजह से जो ड्रग है या तो आइदर मतलब होता है या तो इनएक्टिवेट हो जाए यानी एक्टिव फॉर्म से किसी में कन्वर्ट हो जाए ये इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर और भी ज़्यादा ये क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, मोर एक्टिव कंपाउंड, यानी और भी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में ये क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ये क्या हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है और ज़्यादा एक्टिव भी हो सकती है। इस बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसमें और क्या देखने को मिल सकता है कि जो ड्रग है वो कन्वर्टेड हो जाएगी इनटू वाटर सोल्यूबल में, यानी जो कोई भी ड्रग है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर सोल्यूबल में। इस वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के बाद किडनी के द्वारा ये क्या कर दी जाएगी, बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दी जाएगी, क्योंकि किडनी के द्वारा जब कोई भी एक्सक्रीट होगी उससे पहले उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल में। तो ये जो सारा जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है, अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो वही सबसे पहला अपना आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पहले देख लिया कि IV का सबसे ज़्यादा होगा, IM का उससे कम और ओरल का उससे भी कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज, कि मान लो कोई ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन कर रहा है, अगर उस ऑर्गन को किसी प्रकार की डिजीज है, जैसे लीवर की अगर हम बात कर ले, लीवर क्या करता है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करता है। अगर लीवर में किसी प्रकार का डिजीज है या इन्फर्मिटी है, मान लो नेक्रोसिस की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म की रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जो एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो वो एंजाइम जो इस रिएक्शन को बढ़ा देंगे वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम इंडक्शन। तो एंजाइम इंडक्शन क्या होता है कि ऐसे एंजाइम जो इस बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्टिव ज़्यादा कर दे तो वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम इंडक्शन। अगर बायोकेमिकल जो प्रोसेस अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा होगा। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी होंगे जो इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो वो एंजाइम क्या कहलाएंगे, अपने एंजाइम इनिबिशन कहलाएंगे। तो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन दोनों की दोनों मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी जो रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो फंक्शन करने वाले कौन से ऑर्गन है। तो सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करता है वह अपना लिवर, सेकंड अपना किडनी और क्या है, लंग्स। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो होती है फेज 1 रिएक्शन और एक होती है फेज 2 रिएक्शन, या फिर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस। तो पहले हम समझते हैं केमिकल प्रोसेसेस के बारे में, फिर हम उसमें उसको लिंक कर देंगे फेज 1 और फेज 2 से। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है अपनी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी अपनी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर किसी भी जो ड्रग है उसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, अपना ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन भी हमारे मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलती है। सेकंड जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो है अपनी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, जो अपना ऑक्सीडेशन है उसका क्या होगा, सिर्फ अपोजिट होगा।
जैसे कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें क्या ऐड होगा अपना हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। हमने छोटी क्लासों में उपचयन और अपचयन पढ़ा था, तो ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं और रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में तो क्या होगा ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिडक्शन में क्या होगा हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। तीसरी जो केमिकल प्रोसेस आती है वो होती है अपने हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना या रिमूव हो जाना। तो अब अगर किसी भी रिएक्शन में से अगर वाटर रिमूव हो रहा है या वाटर ब्रेक डाउन होकर रिमूव हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है अपने हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, अपनी जो चौथी रिएक्शन आती है वो आती है कंजुगेशन एंड ट्रांसफर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो अपनी जो ड्रग है उस ड्रग के साथ अपनी ही बॉडी के कुछ सबस्ट्रेट क्या होंगे ऐड होंगे। सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूटाटाइन एसिड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड। ये जो एसिड है सारे सारे अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये ड्रग के साथ बाइंड होते हैं और ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो बॉडी से क्या कर सके इजीली क्या हो जाए एक्सक्रीट हो जाए। तो अपनी बॉडी के कुछ सबस्ट्रेट ड्रग के साथ बाइंड होके उसे वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है कंजुगेशन एंड ट्रांसफर रिएक्शन। अब कुछ राइटर इसको क्या करते हैं, इन तीनों जो रिएक्शंस है उसे हम बोलते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म में जो पहली जो कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, उसके जो इफेक्ट देखने के बाद जो ड्रग है उस ड्रग के साथ में ये कुछ सबस्ट्रेट क्या होंगे ऐड होंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे वाटर सोल्यूबल में, फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। इस फेज को हम बोलते हैं फेज सेकंड रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन तो अपनी कितनी टाइप की हो गई, 4 टाइप की हो गई। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फेज 1 और फेज सेकंड। फेज 1 जो है इनिशियल रिएक्शन है और जो सेकंड वाली है वो क्या है अपनी लास्ट की रिएक्शन है, जिसमें वाटर सोल्यूबल होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो फार्माकोकाइनेटिक की अपनी जो 4th प्रोसेस है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो अपनी बॉडी से क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जो बॉडी से जो ड्रग है वो एलिमिनेट तो होनी है, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे रूट है जिनसे वो जो ड्रग है वो क्या होगी एलिमिनेट होगी। तो सबसे पहला जो अपना रूट है वो क्या है अपना किडनी है। तो किडनी से हमारी बॉडी से क्या होती है जो ड्रग है वो क्या होगी एलिमिनेट होगी। तो किडनी से जो ड्रग एलिमिनेट होगी वो 3 प्रोसेस के थ्रू होती है। पहला अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से भी क्या होती है जो ड्रग है वो क्या होगी एलिमिनेट होगी। दूसरा एक्टिव और जो पैसिव ट्यूबुलर जो फिल्ट्रेशन है इसकी वजह से जो ड्रग है वो क्या होगी एलिमिनेट होगी। नेक्स्ट क्या है अपना जो स्टूल है। तो कुछ ड्रग्स जो होती है वो स्टूल के द्वारा क्या होती है अपनी बॉडी से एलिमिनेट होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, वो क्या होंगे अपने बाइल में क्या होते हैं मिक्सड होते हैं। तो बाइल जैसे ही अपने इंटेस्टाइन में आता है तो वो स्टूल के साथ मिक्स होके बॉडी से क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है। कुछ जो मेटालिक जो ड्रग्स होती है वो भी स्टूल के द्वारा ही क्या होती है एलिमिनेट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स के द्वारा भी क्या होता है जो ड्रग्स है वो एलिमिनेट होती है, जैसे कि कुछ हो गए गैसेज फॉर्म में या फ्यूम्स हो गया या अल्कोहल हो गया, ये कुछ क्या है केमिकल्स है जो अपनी बॉडी से लंग्स के थ्रू क्या होते हैं एक्सक्रेट होते हैं। नेक्स्ट सलाइवा एंड स्वेट। सलाइवा मीन्स लार और स्वेट मीन्स पसीना। तो लार और पसीने के द्वारा भी कुछ ड्रग्स क्या होगी एलिमिनेट होगी, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल। ये जो ड्रग है ये क्या होगी अपने सलाइवा और स्वेट के थ्रू क्या होगी बॉडी से एक्सक्रीट होगी। नेक्स्ट अपना क्या मिल्क। तो जो मदर्स है वो जब अपना बेबी को मिल्क सक्सेशन कराती है या जो प्रेगनेंसी के बाद में जो लेटेंसी पीरियड होता है उस समय भी मिल्क के थ्रू क्या होती है कुछ ड्रग्स एलिमिनेट होती है, जैसे कि थियोफाइलिन ड्रग्स है, ये क्या होगी मिल्क के थ्रू ही क्या होगी एलिमिनेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एक्सक्रेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एक्सक्रेशन को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो वही सबसे पहला क्या था अपना सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सक्रेशन है वो वाटर सोल्यूबल ड्रग का ज़्यादा होगा जबकि फैट सोल्यूबल का नहीं होगा, क्योंकि जो किडनी है वो वाटर सोल्यूबल को यूरिन के थ्रू क्या होती है बाहर की तरफ एक्सक्रीट करती है। तो ऐसी ड्रग जो वाटर में सोल्यूबल है आसानी से क्या हो जाएगी एक्सक्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है।
अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग अगर उसकी ज़्यादा है तो वो जल्दी से क्या नहीं हो पाएगी, एक्सक्रीट नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लड में सर्कुलेट होती रहेगी। लेकिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है उसकी कम है तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियम की। मीडियम तो होता है एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम की जो ड्रग्स है वो आसानी से ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जबकि एसिडिक मीडियम की जो ड्रग्स है वो इजीली अपनी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मीडियम भी क्या करता है, अपने अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रीनल डिसऑर्डर। रीनल मीन्स, रीनल किसको डिनोट करता है, किडनी को। अगर किडनी में किसी प्रकार के डिसऑर्डर है, इम्पेरमिलेबिलिटी है, यानी कि किसी प्रकार के फंक्शनिंग में दिक्कत है, तो उस कंडीशन में जो एक्सक्रेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो ये थे कुछ फैक्टर जो अपने एक्सक्रेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग है प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज द टाइम टेकन बाय अ ड्रग टू रिमेन इन हाफ कंसंट्रेशन। यानी कि हमने ड्रग को लिया, ड्रग क्या होगी, जैसे हम ड्रग को लेंगे वो अपने किस में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में क्या है, अपना प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर वो क्या होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करेगी। तो मान लो 100% कंसंट्रेशन थी ड्रग की, अब वो किस में है, ब्लड में है। अब वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो 100% ड्रग को 50% होने में, उसकी जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर 100% से 50% होने में जो समय लगता है वो कहलाता है अपना प्लाज्मा हाफ लाइफ कहलाता है। तो आज हमने बात की फार्मेकोलॉजी के फर्स्ट ब्रांच फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस पूरी क्लास के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है एग्जाम के लिए तो पर्पस से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अपना जो फील्ड है नर्सिंग फील्ड, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो हम पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, इतने सारे रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जितना आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।